मेरा नाम शीतल है। कभी कभी वक्त ऐसा आता है जब जिंदगी में बिल्कुल सब कुछ ठीक होता है, हमें कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती और शायद हम उन दिनों के बारे में नहीं सोचते जब हम पर मुसीबत आने वाली होती है। लेकिन जब मुसीबत आ जाती है तो हम सोचते हैं कि हमारे वो दिन बहुत अच्छे थे, जब हमें ना किसी बात की फिक्र थी और ना ही हम फिक्र करने की कोशिश करते थे। एक समय मेरा भी ऐसा ही था जब मैं बहुत खुश हुआ करती थी। हम 4 बहनें थे और मेरे 2 भाई थे। मेरे सबसे बड़े भाई, जिससे हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, जिन्होंने अपनी चारों बहनों को बहन समझकर नहीं पाला था बल्कि अपनी बेटियों की तरह उनकी परवरिश की थी। मम्मी पापा ने हम सबको बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। हम सभी पढ़े लिखे थे। मेरी एक बहन थी जो सबसे छोटी थी। हालांकि मैं अपनी सब बहनों में सबसे बड़ी थी, सबसे ज़्यादा समझदार थी। इसलिए घर में सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं घर के हर काम में सबसे आगे रहा करती थी। जिंदगी बड़ी खुशहाल गुजर रही थी। उस समय वक्त कितनी तेजी से रफ्तार पकड़ रहा था, कुछ पता ही नहीं चला। जिंदगी में बुरा समय तो जब आना शुरू हुआ था जब मेरी सबसे छोटी वाली बहन तमन्ना की तबीयत खराब रहने लगी थी। 7 साल की उम्र में उसे ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिसकी वजह से उसके इलाज पर बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे। मेरे पापा का अच्छा कारोबार था, इसलिए हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मगर बहन के बीमार रहने से पापा की सारी सेविंग्स और मम्मी का सारा जेवर उसके इलाज पर लग गया था। उस समय मेरी उम्र 20 साल थी और मुझसे छोटी मेरी दोनों बहनें मुझसे काफ़ी छोटी थीं। मेरे छोटे भाई का नाम मनीष था। मनीष की उम्र मेरी छोटी बहन से 4 साल ज़्यादा थी। हम सारे बहन भाइयों की उम्र में लगभग 2 या 3 साल का ही फर्क था। मम्मी हमेशा तमन्ना के लिए परेशान रहती थी, क्योंकि वो घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली बेटी थी और बीमार थी। काफ़ी सारा वक्त इसी तरह से गुजर गया था। मेरी बहन का इलाज करने में मेरे घर वालों ने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो हर तरह से यही कोशिश करना चाहते थे कि उनकी बेटी ठीक हो जाए। मगर मेरी बहन की दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होती गई और उसका जितना इलाज होता वो उतनी ही ज़्यादा बीमार होती जाती थी। उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो गईं, जिसकी वजह से एक दिन ऐसा हुआ कि वो इस दुनिया में न रह सकी और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मगर मेरे पापा और मेरे बड़े भाई के पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो सारी की सारी बहन के इलाज पर ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मेरे घर वाले पूरी तरह से खाली हो गए थे। उस हादसे के बाद बहुत कोशिश की गई कि हमारे घर के हालात नॉर्मल हो जाएं, मगर जैसे हमारे घर की खुशियों को तो किसी की नज़र लग गई। ना तो घर के हालात बेहतर हो सके और ना ही हमारी बहन बच सकी। धीरे धीरे मैं जवान हो रही थी। मेरे घर वालों को मेरी शादी की बहुत फिक्र थी। तमन्ना के मरने के बाद मम्मी पापा तो जैसे उदास रहने लगे थे। आखिरकार तमन्ना थी ही इतनी प्यारी कि हम सब उसे बहुत प्यार करते थे। सबसे छोटा होने की वजह से वो हम सब की इतनी लाडली थी कि हम हमेशा उसकी फिक्र में पागल होते रहते थे। उसके जाने के बाद तो जैसे घर सूना सूना सा हो गया था। घर में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी कुछ अच्छा नहीं लगता था। वक्त बढ़ता चला जा रहा था। मेरी शादी की उम्र होने लगी थी, मगर क्या किया जा सकता था। जब इंसान का वक्त खराब होता है तो शायद उसकी बेटियों की शादी भी नहीं हो पाती। उधर मेरे मम्मी पापा बीमार रहने लगे थे। उन दोनों का इलाज चल रहा था। मेरे बड़े भाई अनुज मम्मी पापा की तरफ से बहुत परेशान रहते थे। वो प्राइवेट स्कूल में जॉब करते थे। वहाँ पर उन्हें मामूली सी सैलरी मिलती थी, क्योंकि जिस स्कूल में वो पढ़ाते थे वो स्कूल ज़्यादा फेमस नहीं था, इसलिए उनकी सैलरी भी कम थी और इसी सैलरी में वो अपने माता पिता का इलाज भी करवा रहे थे और अपने घर को भी चला रहे थे। मेरा छोटा भाई मनीष, जो कि अभी कम उम्र का था और अभी पढ़ाई कर रहा था। वैसे तो मेरे भाई के बाजू में इतना दम नहीं था कि वो अपने सारे बहन भाइयों की पढ़ाई का भी खर्चा उठा सके, लेकिन उनसे जितना होता वो सब कुछ कर रहे थे। फिलहाल हम लोग बड़ी परेशानी के दिन देख रहे थे। मम्मी पापा चाहते थे कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और मैं अपने घर की हो जाऊं, क्योंकि उम्र निकलने के बाद बेटियों के ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं आते। हम लोगों के घर के हालात इतने ख़राब हो गए थे कि रिश्ते तो मेरे अभी भी अच्छे नहीं आ रहे थे, मगर फिर भी मम्मी पापा को एक आस रहती थी कि हमारी बेटी जवान है, अभी अच्छे घर में चली जाएगी। मगर अभी मेरे भाग्य में शादी करना लिखा ही नहीं था। मेरी उम्र धीरे धीरे 35 साल हो गई। अनुज ने हम सब लोगों के लिए बहुत कुछ किया था, मगर एक दिन उन्होंने भी हमें अपना असली रूप दिखा दिया था। उन्हें ये नहीं पता था कि उनसे 2 साल छोटी उनकी जवान बहन अभी घर में बैठी हुई है और उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक एक लड़की के साथ शादी कर ली थी।
ये खबर सुनकर तो जैसे हम सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। अभी हमारे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि हम घर के एक और मेंबर को इस घर में बर्दाश्त कर सकते। मेरे मम्मी पापा तो चाहते थे कि जल्द से जल्द बेटियों की शादी हो जाए तो घर का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा, मगर भैया ने ऐसे मौके पर शादी करके घर में एक और मेंबर को बढ़ा दिया था। ये बात किसी को भी पसंद नहीं आई थी। ऊपर से अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करना, वो भी लड़की को उसके घर से भगाने के बाद, ये सब मेरे पापा को बर्दाश्त न हुआ। भैया जब अपनी पत्नी को लेकर घर आए तो पापा को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भैया की इस शादी से मेरे पापा की बहुत बेइज्जती हो रही थी। लोग कहते थे कि आपके बेटे ने लड़की को घर से भगाकर शादी की है। ये बातें सुनकर तो पापा भैया पर बरस पड़े, उन पर हाथ भी उठाया। भैया को घर से निकाल रहे थे, मगर मैंने उन्हें रोक लिया और कहा कि अब जो हुआ जैसा हुआ, आपको भैया को घर से नहीं निकालना चाहिए। मगर पापा थे कि किसी भी बात पर भैया को घर में रखने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे लाख समझाने की कोशिशें बेकार रही थी। भैया की इस हरकत से मम्मी तो जैसे खामोश हो गई थी, और पापा थे कि अपना दिल पकड़कर बैठ गए थे, जिनको धीरे धीरे हार्ट अटैक आने लगा और वो बेहोश हो गए। भैया गुस्से में घर से बाहर अपनी पत्नी के साथ निकल गए थे, ये कहकर कि जिस घर में उनकी कोई इज्जत नहीं है, ऐसे घर में वो नहीं रहेंगे। और पापा का भी यही कहना था कि वो उनकी आंखों से दूर हो जाए और इस घर से निकल जाए। उधर मैं अपने भाई को दरवाजे की तरफ से आवाज लगाते रह गई थी, जिसने मेरी एक न सुनी थी, और इधर अपने पापा को तसल्ली देती रह गई थी, मगर वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब हमारे घर से एक एक करके हमारे सारे सहारे खत्म होते चले गए। मैं अपने परिवार को टूटता बिखरता हुआ नहीं देख सकती थी। मैंने उस कड़े वक्त में बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला था और जैसे तैसे अपना और अपने घर वालों का गुजारा किया था। मेरी शादी तो ना हो सकी थी, मगर मैंने अपने भाई बहन को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। छोटा भाई मनीष हमेशा मेरे कहने पर चलता था। धीरे धीरे मेरे भाई बहन बड़े होने लगे थे। मैं पढ़ी लिखी थी, घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, सिलाई करती थी। मेरी मम्मी बीमार रहती थी और हमेशा यही कहती रहती थी कि हमारे इस हंसते बसते घर को क्या हो गया, न जाने अब हमारे घर में कब खुशहाली आएगी। मैं अपनी मम्मी को हमेशा भरोसा दिलाती थी कि हमारे घर में एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हमें सारी खुशियां वापस मिल जाएंगी, मगर ऐसा कब और कैसे होना था ये तो मैं भी नहीं जानती थी। लेकिन मुझे ऊपर वाले पर बहुत भरोसा था। पापा के मरने के बाद हमेशा मम्मी बीमार रहने लगी थी। मुझे उनके इलाज की भी फिक्र लगी रहती थी। जैसे तैसे मैंने अपने छोटे भाई बहन को अपनी मेहनत की कमाई से जवान किया था। दिन रात मैंने सिलाई की और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जो पैसे कमाए थे, वो सारे ही पैसे मैंने अपनी माँ के इलाज पर और अपने बहन भाई के खाने पीने पर लगा दिया करती थी। मेरे भाई बहन तो जवान हो चुके थे। इतनी उम्र आने के बाद मेरी उम्र लगभग 37 साल हो गई थी। अब तो मेरे रिश्ते भी आने बंद हो गए थे। मुझे तो अब लगता ही नहीं था कि कभी मेरी शादी होगी, क्योंकि जब मेरी शादी की उम्र थी तब मेरी शादी ना हो सकी, और अब जब मैं अपने घर की जिम्मेदारियों में बंद कर रह गई थी तो मुझे शादी नहीं करनी थी। मनीष अब धीरे धीरे जवान हो रहा था, तो मम्मी को लगने लगा था कि वो अब हमारे घर का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठा लेगा, अपनी बहन को आराम देगा। मैं अभी भी मेहनत में पीछे नहीं थी। मुझे अपनी बहनों की शादियां करनी थी और अपने भाई की भी शादी करनी थी। मैंने अब ठान लिया था कि जब तक मेरे भाई बहन अपनी ज़िंदगी में सेटल नहीं हो जाते, तब तक मैं अपने बारे में कुछ नहीं सोचूंगी। मेरे भैया जो कि हमारा घर छोड़कर जा चुके थे, उनके बारे में हमारे कुछ रिश्तेदार बताते रहते थे कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं। हालांकि उन्होंने कई बार हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मगर मेरी मम्मी ने भैया से हमेशा नाराज़गी जाहिर की थी और कभी ना तो उन्होंने खुद भैया से बात की थी और ना ही हम में से किसी को करने दी थी, क्योंकि वो भैया को पापा की मौत का जिम्मेदार समझती थी। उनका यही कहना था कि अगर अनुज भैया घर छोड़कर ना जाता तो शायद पापा इस दुनिया से भी ना जाते। उनको हार्ट अटैक सिर्फ भैया की वजह से आया था। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, मगर कुछ हादसे ऐसे मौके पर हो जाते हैं जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं होती, और दिल दुखाने वाला भी ऐसे मौके पर दिल दुखा ही देता है कि इंसान उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। यही वजह थी कि मेरे घर में अनुज भैया को ही पापा की मौत का जिम्मेदार माना जाता था, जिसकी वजह से शायद मेरे दिल में भी उनके लिए नफरत पैदा हो गई थी। अब वो हमसे जब भी बात करने की कोशिश करते, हम में से कोई भी उनसे बात नहीं करता, और अब तो हम उनकी कोई खैर खबर भी नहीं रखते थे। हमारे दिल में यही रहता था कि वो मरे या जिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मैं मम्मी को फ़ौरन ही डॉक्टर के पास लेकर गई।
डॉक्टर ने मम्मी की हालत बहुत सीरियस बताई थी। मम्मी को एडमिट करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी। शायद अनुज भैया को हमारे पड़ोसी लोगों ने मम्मी की तबीयत के बारे में बता दिया था, क्योंकि हमारे पड़ोस के कुछ लड़के अनुज भैया के दोस्त थे। भैया भागे भागे अस्पताल आए थे और उन्होंने अस्पताल के काउंटर पर मम्मी के इलाज के लिए पैसे जमा करवा दिए थे। मगर मैंने जब अनुज भैया को अस्पताल में देखा तो मैं उन पर बरस पड़ी थी और उनसे कहा था कि हमारे घर की सारी खुशियां आपकी वजह से ख़त्म हो गईं। अब आप यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? भैया ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और वो अपना सर झुकाकर वहाँ से चले गए थे। मगर उस समय मुझे ये नहीं पता था कि भैया मम्मी के इलाज के लिए अस्पताल में पैसे जमा करवा चुके हैं, वरना मैं कभी उनसे पैसे न लेती। जहाँ मैं इतना सब कुछ कर चुकी थी, अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए भी मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो सकती थी। ये बात तो मुझे बाद में पता चली जब अनुज भैया वहाँ से जा चुके थे, और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ रह रहे थे। फिलहाल कुछ दिनों बाद मम्मी की तबीयत ठीक हो गई तो मैं उन्हें घर लेकर आ गई थी। मैंने अपने छोटे भाई से कहा था कि अब तुम कहीं नौकरी की तलाश करो, मम्मी की तबीयत खराब रहती है, मुझे उनका भी ख्याल रखना होता है। इस दौरान मैं अपना काम नहीं देख पाती। मैंने आसपास के लोगों से बोल दिया था कि मुझे अपनी दोनों छोटी बहनों की जैसे तैसे जल्द से जल्द शादी करनी है। मनीष कहता था कि दीदी ये सब कुछ कैसे होगा, मगर मैंने उससे कहा था कि तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मम्मी का इकलौता बेटा मनीष ही बचा था, इसलिए वो उससे बहुत प्यार करती थी और उनको उससे बहुत उम्मीदें थीं। हमेशा वो उससे यही कहती थी कि तुम्हारी बहन ने तुम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तुम जब नौकरी करना शुरू कर दोगे और अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तो अपनी बहन का हक अदा करना मत भूलना। मुझे भी अपने भाई से बहुत उम्मीद थी। मैं चाहती थी कि हम दोनों मिलकर अपनी दोनों बहनों की शादी कर दें, मगर भाई अपनी सैलरी के आधे ही पैसे हमें दिया करता था। वो आधे पैसे अपने पास रखा करता था। फिलहाल मेरी बहनों के अच्छे रिश्ते आने शुरू हो गए थे। मैं ये नहीं चाहती थी कि जैसी ज़िंदगी मैं यहाँ गुजार रही हूँ ऐसी ही ज़िंदगी मेरी बहनें भी गुजारें। इसलिए मैंने उनके अच्छे रिश्ते एक्सेप्ट कर लिए और उन दोनों की शादी जल्द से जल्द करने का फैसला किया। कुछ वक्त गुजरने के बाद जैसे तैसे मैंने उन दोनों में से एक बहन की शादी कर दी थी और एक अभी कुंवारी रह गई थी। मेरी तीसरे नंबर वाली बहन की अभी शादी नहीं हो सकी थी। न जाने उसके ससुराल वालों को क्या प्रॉब्लम थी, वो लोग शादी करने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शायद उन्हें हमसे ज़्यादा दहेज की उम्मीद थी, मगर हम अपनी बहन को ज़्यादा दहेज नहीं दे सकते थे। कुछ दिन तक इसी तरह मेरी बहन के ससुराल वालों से हमारा उतार चढ़ाव चलता रहा। जब वो लोग भी बहस पर उतर आए तो इस तरह मेरी बहन का रिश्ता वहाँ से ख़त्म हो गया था, जिस बात पर मेरी छोटी बहन भी टूट कर रह गई थी। एक बहन की शादी करने के बाद तो मैं अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गई थी। रही भाई की शादी की बात, तो वो खुद कमाता था, इसलिए अपनी शादी खुद भी कर सकता था। लेकिन मुझे अपनी छोटी बहन के लिए भी रिश्ता तलाश करना था, जो कि नहीं मिल पा रहा था। फिर कई साल इसी तरह से गुजर गए। मेरी एक बहन जिसकी मैंने शादी कर दी थी, वो अपनी ससुराल में बहुत अच्छी रह रही थी। अभी मेरी छोटी बहन का रिश्ता नहीं लग रहा था। मैं तो यही चाहती थी कि पहले मेरी बहन की शादी हो जाए, मैं अपने सारे भाई बहन से फ्री हो जाऊं, फिर कभी भगवान चाहेगा तो मेरी भी शादी हो जाएगी, और अगर ना भी हो सकी तो मैं अकेली अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे गुजार लूँगी। मगर मुझे ऊपर वाले से इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता भेज देगा। मेरी बहन के लिए तो रिश्ता ना आ सका, मगर एक रिश्ता मेरे लिए आया था। वो लड़का भी अपने भाई बहन की जिम्मेदारियां पूरी करते करते अपनी उम्र से आगे निकल चुका था। यही वजह थी कि उसकी भी शादी ना हो सकी थी, मगर उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसे एक समझदार और घरेलू लड़की की ज़रूरत थी, और मुझ में वो सारी क्वालिटीज़ थी। जब मेरे भाई के दोस्त ने वो रिश्ता बताया तो मेरी मम्मी ने फ़ौरन ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, मगर मैं अपने भाई बहन को छोड़कर शादी नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी कि मेरा भाई अभी उम्र में छोटा है। जिस तरह से मैंने अपने घर वालों को संभाला वो नहीं संभाल सकेगा, लेकिन फिर भी मम्मी के जिद करने पर मैं शादी करने के लिए राज़ी हो गई थी। आखिरकार मेरी मम्मी को हमेशा मेरी शादी की फिक्र सताती रहती थी, और वो मुझे यही समझा रही थी कि भगवान ने तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता भेजा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी शादी का भी वक्त आ गया। इस रिश्ते से इनकार मत करना, वरना सारी जिंदगी पछताती रह जाओगी। पहले ही तुम अपने भाई बहन के लिए काफ़ी कुछ कर चुकी हो। जिस लड़के से मेरी शादी होने जा रही थी उसका नाम आयुष्मान था। आयुष्मान देखने में बहुत अच्छे थे। वो ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, मगर अपनी सैलरी से अपने घर को उन्होंने आराम से मेंटेन किया हुआ था। उनके आगे पीछे भी कोई नहीं था।
अपने सभी छोटे भाई बहन की शादी करने के बाद वो अब अपनी पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से गुजारना चाहते थे। उन्होंने अपने सभी भाई बहन को उनके पैरों पर खड़ा कर दिया था, इसलिए उन्हें अब किसी की चिंता नहीं थी। अब वो अपने बारे में सोचना चाहते थे। मेरी शादी आयुष्मान के साथ हो गई तो मुझे ससुराल आने के बाद भी अपने मायके की चिंता लगी रहती थी। मैं चाहती थी कि बस किसी भी तरह मेरे दोनों भाई बहन अपनी लाइफ में सेट हो जाएं। शादी के बाद मैं बहुत खुश रहती थी, देर से ही सही मगर मेरी ज़िंदगी में खुशहाली आ गई थी। मुझे देख देख कर मेरी मम्मी भी बहुत खुश हुआ करती थी। एक दिन जब मैं अपने ससुराल से मायके गई तो मम्मी मुझसे कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे भाई मनीष की शादी कर दूँ। बेटा, मेरी तबीयत खराब रहती है। मनीष मेरे लिए इकलौता बेटा है क्योंकि अनुज तो मेरे लिए मर चुका है। मैं चाहती हूँ कि अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की शादी देख लूँ क्योंकि अपनी बेटियों की शादी तो मैं देख चुकी हूँ। अगर इस बीच तुम्हारी बहन का रिश्ता भी लग गया तो उसकी शादी भी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि घर में बहू आ जाए और वो मेरी सेवा किया करे। मुझे अपनी माँ की इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने अपने भाई से इस बारे में बात की, क्या वो भी मम्मी की खुशी के लिए शादी करना चाहता है? क्या वो फाइनेंशियली इतना मजबूत है कि शादी के बाद अपनी पत्नी का भी खर्चा उठा सकता है? मनीष ने कहा कि हाँ, वो अपनी शादी करना चाहता है क्योंकि मेरे जाने से घर में बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी। मम्मी तो घर के कोई काम नहीं किया करती थी। मेरे जाने के बाद प्रतिज्ञा ही थोड़े बहुत काम कर लिया करती थी, मगर वो भी ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। इसीलिए भाई का यही मानना था कि उसकी शादी हो जानी चाहिए। फिलहाल मैंने अपने भाई के लिए एक अच्छी और समझदार लड़की की तलाश की थी। वो लड़की मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद आई थी और इस तरह मैंने अपने छोटे भाई की भी शादी करवा दी थी। मुझे अपनी भाई की पत्नी श्वेता से बहुत उम्मीदें थीं कि वो हमारे घर को जोड़ कर रखेगी। भाई की शादी हुई तो मैं अपने घर की तरफ से बेफिक्र हो गई थी। ऊपर वाला एक दिन ऐसा समय भी लाएगा कि मेरी बहन की भी शादी हो जाएगी, मगर अब मेरी बहन को घर के सारे काम नहीं करने पड़ेंगे। घर में उसका हाथ बटाने के लिए अब भाभी जो आ गई है। श्वेता सिर्फ मुझे ही पसंद नहीं थी बल्कि मेरी मम्मी को भी बेहद पसंद आई थी। हमें श्वेता और मनीष से बहुत सारी उम्मीदें थीं क्योंकि हमारा एक भाई तो हमारी सारी उम्मीदों को तोड़ चुका था। हमें अनुज भैया और उसकी पत्नी अब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन लोगों से तो हम कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते थे और उनको भूले हुए भी हमें काफ़ी समय हो गया था। मगर काफ़ी लंबे समय तक अनुज ने हमसे कुछ कहने की कोशिश की थी। उसने हमसे कई बार अपने किए की माफ़ी मांगने की कोशिश की थी, मगर हमने ना तो उसकी कोई बात सुनी थी और ना ही उसकी माफ़ी को स्वीकार किया था। फिलहाल अब जिंदगी में काफ़ी बदलाव आ चुका था। मैं अपने घर वालों की तरफ से बहुत बेफिक्र रहती थी और अपने घर में मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। शादी के बाद जब मैं कभी कभी अपने मायके जाती तो मम्मी हमेशा मुझसे भाभी की तारीफ करती रहती थी। उन्हें भाभी से बहुत हमदर्दी होती थी। वो कहती थी कि देखो तो सही, बेचारी अभी नई नवेली दुल्हन है और घर के सारे कामकाज करती है। मैं भी खुश थी कि चलो भाभी तो अच्छी आई है जो घर के सारे काम भी करती है और मेरी मम्मी की सेवा भी करती है। मैं बेफिक्र थी, इसलिए अब मैंने अपने मायके आना जाना भी बहुत कम कर दिया था और अब मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी, इसलिए मैं अब ज़्यादा कहीं आती जाती नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे आराम बताया था। मेरा पति इस खबर को सुनकर बहुत खुश हुआ था। हमारी ज़िंदगी में जैसे खुशियों की शुरुआत होने लगी थी। उस दौरान मुझे अपने मायके गए हुए लगभग 4 महीने गुजर गए थे, लेकिन जब मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो मुझे अपने घर जाने का बहुत मन करने लगा। मैंने एक दिन अपने पति से कहा कि चलो ना घर चलते हैं, सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। मेरे पति ने फौरन मेरी बात मान ली और वो मुझे मेरे मायके लेकर चले गए। जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि घर में बड़ी ही शांति फैली हुई थी। मुझे कहीं से कहीं तक भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं धीरे धीरे चलती हुई मम्मी के कमरे की तरफ गई तो मम्मी को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मम्मी तो बड़ी बुरी कंडीशन में अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मेरी बहन प्रतिज्ञा मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी और ना ही भैया भाभी दिखाई दे रहे थे। मैंने मम्मी को संभाला, उनसे कहा कि आपको क्या हुआ है, क्योंकि मेरी मम्मी का हाथ सूज रहा था। ऐसा तब होता है जब हड्डी टूट गई होती है या फ्रैक्चर हुआ होता है। मम्मी तो मुझे कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। मेरे पति कहने लगे कि घर में जाकर तो देखो जरा कि तुम्हारे भैया भाभी कहाँ हैं। मैंने पूरे घर में उनको ढूंढ लिया था, मगर वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आए थे। मेरे पति ने कहा कि हमें मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर चलना चाहिए, क्योंकि मम्मी को तेज का बुखार भी था। फिर मैं और मेरे पति उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर ने कहा कि इनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और उनका बुखार कम करने की उन्हें दवाई भी दे दी गई थी।
थोड़ी देर के बाद हम उन्हें घर ले आए। मैंने उनको दवाई खिलाई और कुछ देर आराम करने के लिए कहा था। जब 2 घंटे के बाद मेरी मम्मी सोकर उठी तो उनकी तबीयत कुछ बेहतर नजर आ रही थी। मैंने मम्मी से उनकी कंडीशन के बारे में जब दोबारा से पूछा तो वो मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, जिस दिन से घर में बहू आई है उस दिन से घर के हालात बड़े खराब हो गए। ये सब सुनकर तो मैं चौंक गई थी, क्योंकि जब मैं पहले यहाँ पर आया करती थी तो मम्मी उनकी तारीफ करती थी, और आज ये क्या था? मम्मी उनके बारे में ऐसी बातें क्यों कह रही थी? फिर मम्मी ने मुझे पूरी बात बताई, जिसे सुनकर मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मम्मी कहने लगी कि पिछले 3 महीने से मुझे अपनी जिंदगी बड़ी बुरी लगने लगी है। बहू तो खाना भी नहीं बनाती और ना ही घर का कोई कामकाज करती है। सारे घर में गंदगी फैली रहती है। खुद वो होटल में खाना खाकर आते हैं। हम दोनों माँ बेटी भूखी रहा करते थे। प्रतिज्ञा को जब अपनी भाभी की ये बात बुरी लगने लगी तो उसने श्वेता से इस बात को टोकना शुरू कर दिया। बस उसी दिन से वो हाथ धोकर प्रतिज्ञा के पीछे पड़ गई। मेरी बेटी ही घर के सारे काम करती थी, मगर श्वेता तो हमेशा प्रतिज्ञा के लिए काम बढ़ाती रहती थी। जानबूझकर घर में गंदगी फैलाया करती, जिसे साफ करते करते मेरी बेटी थक जाती थी। श्वेता बस यही चाहती थी कि प्रतिज्ञा जल्द से जल्द इस घर से निकल जाए। उसने अपने किसी रिश्तेदार से मेरी बेटी की शादी करवाने का फैसला किया। हमने सोचा कि अगर लड़का ठीक हुआ तो हम शादी कर देंगे। मैंने जब लड़के का फोटो देखा तो मैंने फौरन ही मना कर दिया था कि मैं अपनी बेटी की शादी इसके साथ नहीं करूंगी, क्योंकि वो कोई लड़का नहीं था बल्कि एक 55 साल का उम्रदार आदमी था। प्रतिज्ञा भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, मगर तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी बहन पर इतने इल्जाम लगाए कि तुम्हारा भाई उसके कहने में आ गया और उसने प्रतिज्ञा की शादी जबरदस्ती इस आदमी के साथ करवा दी। मेरी बेटी न जाने वहाँ कैसी जिंदगी गुजार रही होगी। और तो और मैं सारा दिन भूखी रहती हूँ, बीमार पड़ी रहती हूँ, मगर मुझे कोई पूछता भी नहीं। मनीष तो पूरी तरह से अपनी पत्नी का दीवाना हो गया। उसने उसे अपने काबू में कर रखा है। वो तो कभी अपनी माँ और बहनों को पलटकर देखता भी नहीं। दोनों बहनें शादी के बाद अपने मायके आई हैं तो श्वेता उन्हें घर से भेज देती है और कहती है कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा घर तुम्हारी ससुराल है, ये घर मेरा है। वो उन दोनों से बहुत लड़ती झगड़ती है। वो दोनों बेचारी दरवाजे से आगे भी नहीं बढ़ पाती और इसी तरह दरवाजे से ही वापस लौटकर अपने घर चली जाती हैं। मैंने सोचा कि अच्छा हुआ तुम भी इस दौरान हमारे घर नहीं आई, और ना ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने की कोशिश की, क्योंकि बहू बड़ी खतरनाक है। वो यहाँ तुम्हारी भी बहुत बेइज्जती कर देती। मगर मैं सुकून से हूँ कि मेरी तीनों ही बेटियाँ अपनी अपनी ससुराल में खुश रह रही हैं। प्रतिज्ञा की शादी उससे बड़ी उम्र के आदमी के साथ हुई तो क्या हुआ, वो उसे खुश रखता है, क्योंकि बहू से मेरी बेटी की खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं जानती हूँ कि प्रतिज्ञा दिल से वहाँ पर खुश नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। उसके भाई ने जबरदस्ती बिना कुछ सोचे समझे ही उसकी शादी करवा दी। मेरी कोई भी बेटी कैरेक्टर की खराब नहीं है, लेकिन बहू ने प्रतिज्ञा पर इतने इल्जाम लगा दिए थे कि मेरी बेटी भी शादी करने के लिए मजबूर हो गई थी। बहू एक दिन खाना बनाती है तो उसे 3-4 दिन तक चलाती है। मुझे रोज बासी खाना गर्म करके दे देती है, जिससे मेरा पेट खराब हो जाता है। हर दूसरे तीसरे दिन मैं खुद जाकर जैसे तैसे मेडिकल से दवाई लेकर आ जाती हूँ। मेडिकल वाले को पैसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते तो वो बेचारा मुझ पर तरस खाकर मुझे उधार दवाई दे देता है, मगर हर बार तो कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। अब वो भी मुझसे पैसे मांगने लगा है। मैं उसे पैसे कहाँ से दूं? मनीष मुझे पैसे देता ही नहीं है, ना ही मेरी कोई परेशानी और तकलीफ उसे नजर आती है। मेरे दोनों बेटों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मुझे अपने बेटों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दोनों बेटों में से किसी एक ने भी कभी मुझे पलटकर नहीं देखा। ये सारी बातें बताकर मम्मी बेहद रो रही थी। मैंने मम्मी से कहा कि इतना सब कुछ हो गया, मगर आपने मुझे कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा। मम्मी कहने लगी कि बेटा, मैंने तुझे इसलिए ये सब कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं तुझे ऐसी हालत में परेशान नहीं करना चाहती थी। मम्मी की सारी बातें सुनकर तो मैं सच में बहुत परेशान हो गई थी। मुझे श्वेता से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे घर को इस तरह से बिखेर कर रख सकती है। मेरी माँ के साथ इतना वो लोग बुरा सुलूक कर सकते हैं, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने मम्मी से पूछा कि अच्छा आपके हाथ की ये हालत कैसे हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि कल मैंने मनीष से श्वेता की शिकायत की थी, क्योंकि अब श्वेता मुझसे घर के सारे काम करने को बोलती है। मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं नौकरानी बनकर घर के सारे काम करूं। कभी मुझे मेरी बेटियों ने कोई काम करने ही नहीं दिया। इस बात पर मनीष को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अब आप यहाँ अकेली रह गई हो। मेरी पत्नी सारा दिन घर का काम करके थक जाती है, तो मिल बांट कर काम कर लिया करो।
वो भी उल्टा मुझे ही सुनाकर चला गया। मैंने उसकी शिकायत उसके पति से क्यों कर दी, वो इसी बात का बदला लेने के लिए मेरे कमरे में आई और उसने मेरा हाथ मरोड़ कर रख दिया। मैं जोर जोर से चीख रही थी, मगर उसको मुझ पर तरस न आया। मैंने मम्मी से कहा कि उसकी इतनी हिम्मत कि उसने आपका हाथ मोड़ दिया। मुझे अपनी मम्मी पर बहुत तरस आया था। यही वजह थी कि मेरी मम्मी का हाथ सूज रहा था। मैं अपनी मम्मी को ऐसे नरक में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मैं इंतजार कर रही थी कि कब मनीष घर आए और मैं उससे इस बारे में बात करूं। काफी देर तक मैं उसका इंतजार करती रही थी। मैंने सोचा कि अच्छा हुआ मैं आज यहाँ पर आ गई। शायद मैं आज यहाँ ना आती तो ना जाने मेरी माँ के साथ क्या क्या होता रहता और मैं इन सब से बेखबर रहती। मेरे पति को भी ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया था। वो खामोश बैठे रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब मनीष अपनी पत्नी के साथ घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि श्वेता के हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम घर से बाहर घूमते फिर रहे हो जबकि तुम्हारी माँ घर में बीमार पड़ी हुई है। श्वेता मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मुझे अभी खा जाएगी। उसने कहा, तुम बड़े दिनों बाद हमारे घर पर आई हो। देखो, मेहमान हो और मेहमान की तरह रहो। नाश्ता पानी करो और यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा, तुम्हें मेरे और मेरे भाई के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही बल्कि अपने भाई से बात कर रही हूँ। तभी मनीष ने भी मुझे खामोश करवा दिया और कहने लगा कि ये हमारे घर का मैटर है। हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए दीदी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम इस तरह से मुझसे बात कैसे कर सकते हो? तो वो कहने लगा कि अब इस घर का मालिक मैं हूँ और इस घर का बड़ा भी मैं ही हूँ। ये घर सिर्फ मेरी कमाई से चलता है, इसलिए मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। और अगर मेरे ही घर में रहकर आप मुझसे और मेरी पत्नी से बदतमीजी करोगी तो आपसे बड़ा भी अब मैं ही हूँ। मैं भी आपसे बदतमीजी कर सकता हूँ। मैंने उसे गुस्से की नज़र से देखा। वो सच में बदल गया था। जब मैंने श्वेता की तरफ देखा तो वो शातिराना मुस्कुराहट में हंस रही थी। मैं समझ गई थी कि अब हमारी जिंदगी में और ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। मुझे अपनी माँ पर रह रहकर तरस आ रहा था कि मेरे सामने ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे थे तो ना जाने मेरे जाने के बाद मेरी मम्मी के साथ क्या क्या करते होंगे। मैं रोते हुए वहाँ से वापस अपने घर आ गई थी। रात के लगभग 8 बज गए थे। मैं अपने भाई से ज़्यादा बहस तो नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं जान गई थी अगर मैं उससे कुछ कहती तो वो मुझसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था, जिसके लिए मैंने अपनी शादी इतनी देर से की। जिन भाई बहन के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, आज वही मुझे नज़र दिखा रहा था। उसकी इतनी उछलकर बोलने की वजह ये थी कि उसकी अच्छी जगह पर नौकरी लग गई थी और वो पहले से ज़्यादा अच्छी कमाई करने लगा था, इसलिए उसे अपने आप पर बहुत घमंड होने लगा था। फिलहाल मैं घर आई तो मेरा दिल बहुत दुखा था। बार बार मेरा ध्यान अपनी माँ की तरफ जा रहा था और अपनी उस बहन की तरफ जिसकी शादी उन्होंने उसकी मर्जी के खिलाफ करवा दी थी और मैं कुछ न कर सकी थी। फिलहाल मुझे ये तसल्ली थी कि वो अपनी ससुराल में खुश रह रही थी, लेकिन फिर भी एक बार मैं उससे मिलना चाहती थी, देखना चाहती थी कि ये बात सच है या फिर झूठ। इसीलिए अगले दिन मैंने उसकी ससुराल का पता लगा लिया और मैं उससे मिलने के लिए चली गई। जब मैं उसके ससुराल गई तो ये देखकर मैं सच में खुश हुई थी कि उसका पति उसका बहुत ख्याल रखता था। वो बड़े से घर में रहती थी। मैं अपनी बहन से मिली। वो मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोई थी और फिर उसने भी जब मुझे बताया कि भाभी ने उसके साथ क्या क्या किया तो मेरा दिल बहुत दुखा था। उसने बताया कि एक दिन जब वो छत पर कपड़े सुखाने गई तो भाभी ने मनीष से उसकी शिकायत कर दी थी कि वो पड़ोस वाले किसी लड़के से बातें कर रही है और उन्होंने खुद अपनी आंखों से उसे बातें करते हुए देखा है। मनीष ने अपनी पत्नी का आंखें बंद करके विश्वास कर लिया था। बस उसी दिन से ही उस बेचारी का घर में जीना दुश्वार हो गया था। उसने बताया कि वो दोनों माँ बेटी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थीं। अगर वो मनीष से अपने खर्चे के लिए पैसे मांगती तो वो फौरन ही मना कर दिया करता था। शादी के कुछ दिनों तक तो मनीष और श्वेता बहुत अच्छे रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी थी। श्वेता को ऐसा लगता था कि वो प्रतिज्ञा की शादी बड़ी उम्र के मर्द के साथ कर देगी तो मेरी बहन वहाँ खुश नहीं रहेगी, लेकिन उसका भाग्य बहुत अच्छा था। जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं उनके साथ बदले में वही लोग बुरा नहीं करते, बल्कि किस्मत उनका बदला लेती है। फिलहाल मेरी बहन अपने पति के साथ खुश थी क्योंकि उसके पति को मेरी बहन जैसी खूबसूरत लड़की जो मिल गई थी, इसलिए वो उसकी कदर करता था और उसकी हर ख्वाहिश को पूरी किया करता था। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी तरह अपनी माँ को अपने पास लेकर आ जाऊंगी, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखूंगी। मैंने अपने पति से भी इस बारे में बात कर ली थी। मेरे पति ने कहा था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरी मम्मी उनके घर में हमारे साथ रहेंगी तो। वैसे भी अब मेरी मम्मी ही तो अकेली बची थी।
मैं अपनी मम्मी को लेने के लिए जब उनके घर गई तो वहां जाकर मुझे भाभी ने बताया कि तुम्हारी माँ यहाँ से जा चुकी है। मैंने भाभी से बहुत पूछा कि वो कहाँ गई हैं, मगर भाभी कहने लगी कि हम नहीं जानते कि वो कहाँ गई हैं। मैं तो इस बात पर भैया भाभी से झगड़ा करने लगी थी कि आपने मेरी माँ को कहाँ भेज दिया, मगर उन्होंने कहा कि हम सच में नहीं जानते कि वो कहाँ गई। हम दोनों तो पिछले 2 दिनों से शहर से बाहर घूमने के लिए गए हुए थे। मुझे ये बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि घर में माँ बीमार पड़ी हुई थी और वो दोनों शहर से बाहर घूमने के लिए चले गए और मेरी माँ को अकेला छोड़ गए। मैं इस बात पर मनीष और श्वेता से बहुत झगड़ा करके आई थी। इतना झगड़ कर आई थी कि उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकलने को कह दिया था और कहा था कि अब तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है और तुम्हें अब यहाँ पर आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी माँ की इतनी ही फिक्र है तो जाओ, जाकर ढूंढ लो, यहाँ आकर तमाशा मत करो। मैं वहाँ से रोती हुई आई तो घर आकर मेरी बहुत तबीयत बिगड़ गई और जब मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिरी तो मुझे अपना कोई होश नहीं था और जब मुझे होश आया तो पता चला कि मैं अस्पताल में हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा उस समय 5वां महीना लग गया था। ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से बार बार मेरी तबीयत बिगड़ जाती थी। मेरे बच्चे की जान को खतरा था। जब मेरे पति को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई थी और कहा था कि जब जब तुम अपने घर जाती हो तो तुम्हें टेंशन हो जाती है। तुम्हें अब अपने मायके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चे की कंडीशन के बारे में सुनकर तो मेरे पति का भी दिल दिमाग बदलने लगा था, इसलिए उनका नज़रिया मेरी तरफ से बहुत बदल गया था। अब वो मुझे मेरे मायके जाने की परमिशन नहीं देते थे। हालांकि मैंने उन्हें बहुत समझाया भी था कि मम्मी न जाने कहाँ चली गई हैं। मेरे पति कहने लगे कि तुम्हारी बाकी 2 बहनें और भी तो हैं, वो तो तुम्हारी माँ की कोई फिक्र नहीं करती। सारा ठेका तुमने ही लिया हुआ है क्या? काफ़ी समय तक तुमने अपने परिवार वालों का ध्यान रखा, अब तुम्हें अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ख़बरदार, तुम्हारी वजह से अगर मेरे बच्चे को किसी तरह का नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। वैसे भी मेरे पति की काफ़ी उम्र में शादी हुई थी और ऊपर वाले ने हमें औलाद का सुख भी दिया था। सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए यही थी। अब मैं अपने पति के आगे ज़्यादा बोल भी नहीं सकती थी। हालांकि हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया था। अब वो मेरा साथ देने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो अपने बच्चे को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए मैं भी घर में रहने लगी, मगर दिन रात मेरे बड़ी मुश्किल से गुजरते थे। मैं बहुत परेशान रहती थी कि मैं क्या करूं। मेरी माँ कहाँ चली गई? मैंने कई बार अपने पति का मोबाइल लेकर चुपके से मनीष को कॉल भी की थी, मगर मनीष ने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। 1-2 बार भाभी ने कॉल रिसीव भी कर ली थी तो उन्होंने यही कहा था कि तुम्हारी मम्मी इस घर में नहीं रहती, आज के बाद हमें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। उनका ऐसा कहने से मुझे ये तो पता चल जाता था कि मम्मी घर में नहीं आई है, मगर वो कहाँ गई और इन लोगों ने उनके साथ क्या किया था? मैं दिन रात रोती रहती थी। मेरी तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं थी। ये सब देख देख कर मेरे पति मुझ पर बरसते रहते थे कि तुम्हें रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मेरा बच्चा आ जाए तो तुम जो चाहे करना, मगर इस बच्चे की खातिर अपना ख्याल रखा करो। जैसे तैसे दिन बढ़ते जा रहे थे। मुझे अपनी मम्मी की तरफ से बहुत टेंशन होती रहती थी। शायद मेरी दोनों बहनों को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। उनका मोबाइल नंबर भी मेरे पास नहीं था और मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी। मैं क्या करूं? कैसे अपनी मम्मी को ढूंढूं? इसी तरह से और 2 महीने गुजर गए थे। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे पति मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। हमेशा वो मुझ पर नज़र रखते थे। यही वजह थी कि मैं अपनी माँ को खुद तलाश नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद मुझे एक रास्ता नज़र आया था। शायद उस रास्ते को मुझे नहीं अपनाना चाहिए था, मगर मैं क्या करती? मैं अपनी माँ की तरफ से बेफिक्र तो नहीं हो सकती थी। एक ऐसा इंसान था जो मेरी मदद कर सकता था, जिसने एक बार ऐसे समय में मेरी मदद की थी जब मैं बहुत परेशान थी, जब भी मेरे पास सारे रास्ते बंद हो चुके थे, और वो इंसान मेरी मदद करके चला गया था। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा बड़ा भाई अनुज था। मुझे उनका नंबर याद था, इसलिए मैंने उनके नंबर पर कॉल की और उनको रोते हुए मम्मी के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर वो बेहद परेशान हुए थे और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मम्मी को ढूंढकर ही रहेंगे। मैं जानती थी कि वो मेरी मम्मी को ढूंढकर मेरे पास ज़रूर लेकर आएंगे। 2-3 दिन फिर इसी तरह से गुजर गए थे। वो मेरी मम्मी को ढूंढ रहे थे या नहीं ये तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन इस दौरान मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मेरा 8वां महीना लगते ही मेरी डिलीवरी कर दी गई थी। भगवान की कृपा से मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था, बस उसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। ऊपर वाले ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी थी। मेरा पति खुश था, मैं भी खुश थी
और परेशान भी थी, क्योंकि मेरा ध्यान अभी भी मेरी मम्मी पर पड़ा हुआ था। उस दिन मुझे दो दो खुशखबरी मिली। एक तो मैं माँ बन गई थी, और फिर रात के समय जब भैया मम्मी को लेकर मुझसे मिलवाने के लिए अस्पताल ही आ गए थे। मम्मी और अनुज को अस्पताल में आते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। आखिरकार अनुज ने मम्मी को ढूंढ निकाला था। मम्मी मेरी आंखों के सामने थी और मुझे बेहद ही खुशी हो रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि आप कहाँ चली गई थी, तो मम्मी ने मुझे बताया कि मनीष अपनी पत्नी के कहने में आकर उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आया था, जबकि वो उनके आगे हाथ जोड़कर रो रही थी और कह रही थी कि मुझे वृद्ध आश्रम मत भेजो, मगर उन्होंने एक न सुनी और वो मेरी मम्मी को वृद्ध आश्रम छोड़ आए थे। जब मैंने अनुज भैया को कॉल की तो अनुज भैया ने अपने शहर और आसपास के शहरों के सभी आश्रम में मम्मी को तलाश किया। अनुज भैया कहने लगे कि आजकल जब माता पिता बच्चों के लिए बोझ बन जाते हैं तो फिर वो लोग अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम जैसी जगह पर ही छोड़ आते हैं। वो मेरी मम्मी को जाकर ले आए थे। मम्मी ने जब उनको देखा था तो वो फूट फूट कर रोई थी। अनुज भैया ने मम्मी से माफी मांग ली थी और उनको बताया था कि पापा की मौत उनकी वजह से नहीं हुई थी। भले ही वो अपने बेटे का सदमा ले गए थे, मगर उनकी मौत के जिम्मेदार वो नहीं है। वो तो हम सबको कुछ बताना चाहते थे। उनका कहना था कि ये वो लड़की थी जिसे भैया बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन घर में बहुत जिम्मेदारियां थी। अनुज भैया की बहनें जवान बैठी हुई थी और ऐसी हालत में वो अपनी शादी की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उन्हें अपनी जवान बहनों की फिक्र थी। मगर उस लड़की के घर वाले उसकी शादी तय कर चुके थे और फिर एक दिन उसकी शादी का समय भी आ गया था। मगर वो लड़की भैया से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन अपनी जान देने का फैसला कर लिया था और भैया से कह दिया था कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। भैया इस बात से बहुत डर गए और फिर इस तरह भैया ने उसकी शादी वाले दिन ही उसे घर से भगा लिया और उसके साथ शादी भी कर ली थी। और जब वो उनको घर लेकर आए तो हम सब लोगों ने उन्हें गलत समझा, उनकी बात नहीं सुनी। यही वजह थी कि इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मगर भैया हमेशा से ही ये बात उन्हें बताना चाहते थे। हमने कभी उनकी पूरी बात को सुना ही नहीं। भैया हमेशा हम लोगों की फिक्र किया करते थे। जब उन्हें मम्मी की तबीयत के बारे में पता चल गया था तो उन्होंने मम्मी का इलाज अपने पैसों से करवा दिया था। लेकिन जब मनीष की नौकरी लग गई तो भैया ने भी यही सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मनीष काम करने लगा है और वो घर के हालात ठीक कर लेगा। लेकिन जब मैंने उनको ये सब बताया तो उनको बेहद अफसोस हुआ था और फिर उन्होंने मम्मी को तलाश करना शुरू कर दिया था। जब उन्होंने मेरी मम्मी की मदद की और उनसे रो रो कर अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उनको सब कुछ बताया तो हमें समझ आया था कि अनुज भैया अपने माता पिता से और अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। हर मोहब्बत से शादी करने वाला बेटा अपनी पत्नी के कहने में आकर गलत नहीं होता। मेरी मम्मी को लगता था कि मनीष उनका बहुत साथ देगा, मगर मनीष की शादी अपनी मर्जी से कराने पर और अपनी पसंद की बहू लाने पर भी इस बहू ने मेरी मम्मी की जिंदगी खराब कर दी थी। फिलहाल मम्मी की सारी जिम्मेदारी तो अनुज भैया ने ले ली थी और उन्होंने कहा था कि मम्मी अब कभी मनीष के घर नहीं जाएंगी। मैं भले ही किराए के घर में रहता हूँ, अपनी पत्नी और अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, तो फिर अपनी माँ को क्यों अपने पास नहीं रख सकता। वो मम्मी को अपने साथ ले गए। उस दिन के बाद से मेरी मम्मी की जिंदगी तो बेहतर हो गई थी, मगर मैं हमेशा मन ही मन श्वेता और मनीष को कोसती रहती थी, जिन्होंने मेरी मम्मी के साथ ये सब किया था। और जब मैं उनसे पूछने गई थी कि मेरी मम्मी कहाँ है तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो कहाँ है। हम लोग खामोशी से सब कुछ सब्र करके बैठ गए थे, लेकिन हमारे सब्र का जवाब तो ऊपर वाले ने मनीष और श्वेता को दे दिया था। मैं अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी। मेरा पति भी मुझे बहुत प्यार करता था। उधर मेरी मम्मी अनुज भैया के घर में बहुत खुश रहती थी। धीरे धीरे मेरा बेटा 1 साल का हो गया। अनुज भैया मुझे भी अपने घर बुलाया करते थे। हम सब ने उनसे नाराजगी खत्म कर दी थी। उनकी पत्नी तो श्वेता से लाख गुना बेहतर थी। अब सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जब एक दिन मेरे घर का दरवाजा बजने लगा। मैंने दरवाजा खोल कर देखा तो ये देखकर मैं चौंक गई थी कि मेरे घर के दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि मनीष और श्वेता थे। मनीष फूट फूट कर रो रहा था। मैंने देखा कि श्वेता की हालत बहुत खराब थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। मैंने उनसे पूछा, ये तुम लोगों की क्या हालत हुई है? मैंने उनकी हालत देखकर उन्हें अपने घर के अंदर बुला लिया था। उस समय मेरा पति घर में मौजूद नहीं था। मेरे सामने बैठकर वो दोनों रोने लगे। मनीष कहने लगा कि दीदी, मेरी सारी गलतियों को माफ कर दो और मम्मी कहाँ है मुझे बता दो, क्योंकि मैं मम्मी को वृद्ध आश्रम छोड़ आया था। मैं वहीं पर गया तो पता चला कि मम्मी वहाँ नहीं है। दीदी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने अपनी मम्मी के साथ बहुत गलत किया। दरअसल मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ।
मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। मुझे थोड़े से पैसे दे दो और मुझे मम्मी के बारे में भी बता दो ताकि मैं उनसे माफ़ी मांग सकूं, क्योंकि अब तक जो कुछ मैंने और श्वेता ने उनके साथ किया, शायद इस सब की हमें सज़ा मिली है। उनकी बात सुनकर तो मैंने बड़े घमंड के साथ उनसे कहा था कि जो तुम लोगों ने मेरी मम्मी के साथ किया वही अब तुम लोगों के साथ हो रहा है। जैसे एक दिन मैं तुम्हारे पास अपनी मम्मी के बारे में पूछने के लिए आई थी और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया था, ऐसे ही मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। मैं नहीं जानती कि मम्मी कहाँ है और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। और वैसे भी तुम तो बहुत अच्छी नौकरी करते हो, तुम्हें पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ गई और आज अपनी माँ का ख्याल कैसे आ गया? तुमने मेरी मम्मी को बहुत सताया है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो ऊपर वाले ने किया, मगर शायद उन दोनों को मदद की बेहद ज़रूरत थी। मनीष ने बताया कि मम्मी के जाने के बाद काफ़ी समय तक वो लोग बहुत खुश रहे थे, क्योंकि उनके सर पर अब किसी की जिम्मेदारी नहीं रही थी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन की नहीं थी। ऊपर वाले ने उन्हें माता पिता बनने की खुशी भी दे दी थी। इस पर तो उनकी खुशी के और भी ठिकाने नहीं थे। मगर जब इन दोनों की बेटी पैदा हुई तो वो जन्म से ही ठीक नहीं थी। उसका एक पैर नहीं था और उसके शरीर के कुछ अंग पूरी तरह से नहीं बने थे। कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं करना चाहते थे, मगर फिर भी वो दोनों अपनी बेटी का इलाज करवा रहे थे। वो चाहते थे कि वो अपनी बेटी को विदेश ले जाएंगे और वहां जाने के बाद उसका इलाज करवाएंगे तो वो ठीक हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बहुत सारा पैसा जमा किया हुआ था। वो लोग विदेश तो नहीं जा सके थे, लेकिन कुछ जाने माने डॉक्टर को उन्होंने अपनी बेटी को दिखाया। काफी समय तक उसका इलाज चला। उनके पास के सारे पैसे खत्म हो गए, यहाँ तक कि उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ गया था। मगर उनकी बेटी की सिर्फ सांसें चल रही थी, वो कोई हरकत नहीं करती थी। उसे ऊपर वाले ने बड़ा ही अजीब और खतरनाक बनाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन लोगों ने भी तो अपनी माँ को सताने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जैसे मेरी मम्मी वृद्ध आश्रम में काफी समय तक परेशान रही थी, इसी तरह से ये भी अब दर दर की ठोकरें खा रहे थे और अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहे थे। श्वेता के चेहरे पर भी एक अजीब तरह की एलर्जी हो गई थी, जिससे उसका आधा चेहरा जला जला सा हो गया था। अब मेरा भाई उसके चेहरे का भी इलाज करवा रहा था, मगर ये लोग अब क्या क्या कर सकते थे। अब इनके पास ऐसी नौबत आ गई थी कि इन्होंने लोगों के घरों में भीख मांगना शुरू कर दिया था। बेटी और पत्नी के इलाज के लिए भागते भागते मेरा भाई अपनी नौकरी भी छोड़ चुका था। मनीष और श्वेता को ये उम्मीद थी कि मैं बड़ी हूँ और इसी वजह से मैं इन लोगों को माफ कर दूंगी, इसीलिए ये लोग मेरे पास आए थे और मम्मी से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी गलतियों की माफी उनसे मांग सके। शायद इन लोगों की परेशानियां इस तरह कुछ कम हो जाए। फिलहाल मैं बड़ी थी, इसीलिए मैंने इनको माफ कर दिया था, लेकिन अपने माता पिता के साथ गलत करने वाले लोगों का शायद यही अंजाम होता है। एक मेरी मम्मी, जिन्होंने अपने सही बेटे को गलत समझा और गलत बेटे से सही की उम्मीद लगाई, जिनको उनके किए की सजा मिली थी। कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते जैसे माता पिता उनके बारे में सोच लेते हैं। फिलहाल मेरी मम्मी की जिंदगी अनुज के साथ अच्छी गुजर रही है। हम सब भाई बहनों से जितना हो सका हमने मनीष को उनकी बेटी के इलाज के लिए पैसे दे दिए थे और उनको माफ भी कर दिया था। मगर कुछ समय तक मनीष की बेटी का इलाज चलता रहा और फिर वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। इन दोनों पति पत्नी ने हमसे माफी मांग ली थी। मेरी मम्मी ने भी हार कर इनको माफ कर दिया, क्योंकि वो माँ का दिल था, इसलिए वो अपने बेटे को ज्यादा तकलीफ में नहीं देख सकती थी। मेरी मम्मी आज भी अनुज भैया के साथ रहती हैं। उनकी पत्नी उनका बहुत ख्याल रखती है। मनीष से हम लोगों ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। वो तो हम लोगों से बहुत मिलना चाहता है, मगर उसकी पत्नी और वो हमारे दिल से अब उतर चुके हैं। बुढ़ापे में माता पिता को अपने बच्चों का सहारा चाहिए होता है, मगर जो बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझते हैं और उन्हें तंग करने से या फिर किसी आश्रम भेजने से उनको ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी से बोझ हल्का हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक माता पिता आपको आपकी गलतियों के लिए माफ नहीं कर देते, तब तक आपको अपनी जिंदगी में सुकून नसीब नहीं होता। इसलिए अपने माता पिता की कदर किया करें। माता पिता को परेशान करके सुखी आप भी नहीं रह सकते। क्या मनीष और उसकी पत्नी ने अपनी मम्मी के साथ ठीक किया? क्या मेरी मम्मी ने अनुज भैया को गलत समझकर ठीक किया? और हमारी इस पूरी कहानी में किसकी गलती है और किसकी नहीं, हमें इसका जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।